नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बिहार में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच यात्री रेल सेवा का उद्घाटन किया। नेपाल में रुपे कार्ड सेवा का भी आरंभ किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता आएगी और आपूर्ति श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दी मोहम्मदोव के साथ अशगाबाद में द्विपक्षीय वार्ता की। आज चैत्र शुक्लादि, तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादि तथा मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू हो रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन के बाद आपात स्थिति घोषित। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है और आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से और पुणे में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं चंद्रिका जोशी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। बैठक में दोनों नेताओं ने आपसी साझेदारी की प्रगति की समीक्षा की तथा सहयोग का और अधिक विस्तार करने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श किया। बैठक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने कई परियोजनाओं का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। उन्होंने बिहार के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच यात्री रेलगाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने संयुक्त रूप से सोलू कॉरिडोर, 132 केवी क्षमता की बिजली पारेषण लाइन और भारत सरकार के ऋण साख के अंतर्गत नेपाल में बनाए गए बिजली उपकेंद्र का भी उद्घाटन किया। दोनों नेताओं ने नेपाल में रुपे कार्ड की शुरुआत की। इस अवसर पर 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि श्री देउबा की भारत की ये 5वीं यात्रा है। उन्होंने दोनों देशों के संबंधों को मजबूत बनाने में अहम भूमिका निभाई है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच मैत्री एक मिसाल है। लोगों के बीच ऐसे आपसी संबंध दुनिया में कहीं भी नहीं हैं। हम दोनों सहमत हैं कि हमें पावर सेक्टर में सहयोग के अवसरों का पूरा लाभ उठाना चाहिए। हमारा ज्वाइंट विजन स्टेटमेंट ऑन पावर कोऑपरेशन भविष्य में सहयोग का ब्लूप्रिंट साबित होगा। हमने पंचेश्वर परियोजना में तेज गति से आगे बढ़ने के महत्व पर जोर दिया है। यह प्रोजेक्ट इस क्षेत्र के विकास के लिए एक गेम चेंजर सिद्ध होगा। हमने भारतीय कंपनियों द्वारा नेपाल के हाइड्रो पावर डेवलपमेंट योजनाओं में और अधिक भागीदारी के विषय पर भी सहमति व्यक्त की। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कहा कि नेपाल में रुपे कार्ड शुरू होने से हमारी आर्थिक संपर्क व्यवस्था में एक नया अध्याय जुड़ेगा। श्री मोदी ने दोनों देशों के बीच रक्षा और सुरक्षा संबंधी संस्थानों के बीच सहयोग को और ज्यादा मजबूत करने पर जोर दिया। भारत और नेपाल के ओपन बॉर्डर्स का अवांछित तत्व द्वारा दुरुपयोग न किया जाए, इस पर भी आज हमने चर्चा की। अपनी डिफेंस और सिक्योरिटी संस्थाओं के बीच गहन सहयोग बनाए रखने पर भी हमने बल दिया। मुझे विश्वास है कि आज की हमारी बातचीत भारत नेपाल संबंधों के भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित करने के लिए कारगर सिद्ध होगी। नेपाल के प्रधानमंत्री श्री देउबा ने कहा कि भारत नेपाल संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर उनकी मैत्रीपूर्ण और सार्थक वार्ता हुई। उन्होंने दोनों देशों के बीच मैत्री संबंधों को और प्रगाढ़ करने के लिए विचारों का आदान प्रदान किया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और ऑस्ट्रेलिया के व्यापार, पर्यटन तथा निवेश मंत्री डैन तेहान ने समझौते पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन भी वर्चुअल माध्यम से इस अवसर पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस समझौते को बहुत ही कम समय में अंतिम रूप दिया गया, जो भारत और ऑस्ट्रेलिया के आपसी विश्वास को दर्शाता है। यह हमारे द्विपक्षीय रिश्तों के लिए सचमुच एक वॉटरशेड मोमेंट है। हमारी अर्थव्यवस्थाओं के बीच एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने का बहुत पोटेंशियल है। मुझे पूरा विश्वास है कि इस एग्रीमेंट से हम इन अवसरों का पूरा लाभ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस समझौते से हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता आएगी और आपूर्ति श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। ये समझौता विद्यार्थियों, विशेषज्ञों और पर्यटकों के आवागमन को भी सुगम बनाएगा। उन्होंने समझौते को अंतिम रूप देने वाली टीम के सदस्यों को भी धन्यवाद दिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने कहा कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सहयोग उल्लेखनीय तरीके से बढ़ा है। इस समझौते पर हस्ताक्षर होना कई क्षेत्रों में दोनों देशों के लिए आर्थिक साझेदारी के नए रास्ते खोलेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस दिन को ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि दोनों देशों के बीच कपड़ा, सूचना प्रौद्योगिकी और दवा उद्योग सहित कई क्षेत्रों में अपार संभावनाएं हैं। इस समझौते से आपसी संबंध और प्रगाढ़ होंगे। I'm grateful that Australia has agreed to resolve a long pending double taxation agreement arrangement issue which was going on for some time between our IT sector, our Indian IT industry providing high quality, very valuable services to support the Australian economy. That issue has also been finally resolved between the two countries. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशखबत में वहां के राष्ट्रपति सरदार बर्दी मोहम्मदोव के साथ प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता की। वार्ता के दौरान भारत और तुर्कमेनिस्तान के बीच कई समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। इस दौरान द्विपक्षीय संबंधों की स्थिति और संभावनाओं पर चर्चा की गई। दोनों नेताओं ने विभिन्न क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। दोनों देश बहुआयामी साझेदारी, आर्थिक संबंधों और द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने के प्रयासों को तेज करने पर भी सहमत हुए। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की वित्तीय खुफिया इकाई और तुर्कमेनिस्तान की वित्तीय निगरानी सेवा के बीच हुए समझौते से दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग के ढांचे को मजबूती मिलेगी। तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति ने कहा कि उनका देश भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन ढांचे में भारत के लिए एक महत्वपूर्ण भागीदार है और दोनों देश भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन से पारित रूपरेखा के अंतर्गत सहयोग को और बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से कहा कि यूक्रेन रूस संघर्ष खत्म करने के शांति प्रयासों में भारत योगदान के लिए तैयार है। उन्होंने क्षेत्र में हिंसा जल्द समाप्त करने की अपील फिर दोहराई है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कल नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भेंट की। श्री लावरोव ने प्रधानमंत्री को यूक्रेन की स्थिति और शांति वार्ता के प्रयासों के बारे में जानकारी दी। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुंच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। श्रीलंका में आपातकाल घोषित कर दिया गया है।
अभूतपूर्व आर्थिक संकट से परेशान सैकड़ों लोगों के राष्ट्रपति भवन पर धावा बोलने के एक दिन बाद आपातकाल लगाने का निर्णय लिया गया। राष्ट्रपति गोटाबया राजपक्षे ने कल राजपत्र जारी कर देश में तत्काल प्रभाव से आपातकाल की घोषणा की। राष्ट्रपति के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शनों को देखते हुए सेना को बिना किसी मुकदमे के संदिग्ध लोगों को गिरफ्तार करने और हिरासत में रखने की अनुमति दी गई है। इससे पहले गुरुवार को मौजूदा आर्थिक संकट को हल करने में सरकार की विफलता पर विरोध प्रदर्शन के लिए लोग राष्ट्रपति आवास के बाहर इकट्ठे हुए। प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प में पत्रकारों सहित 10 लोग घायल हो गए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने कहा है कि देश की संसद नेशनल असेंबली में बहुमत खोने के बावजूद वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे। कल एक समाचार चैनल से बातचीत में इमरान खान ने कहा कि उनके पास 3 विकल्प हैं: अविश्वास प्रस्ताव का सामना करना, इस्तीफा देना और संसद भंग कर चुनाव कराना। उन्होंने कहा कि कल नेशनल असेंबली में पेश होने वाले अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान के आश्चर्यजनक परिणाम होंगे। राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण के अंतर्गत देश में अब तक 184 करोड़ 52 लाख से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कल 18,38,000 से अधिक टीके लगाए गए। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। दिल्ली में आज से मास्क न पहनने पर जुर्माना नहीं लगेगा। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण DDMA ने लोगों को सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने की सलाह दी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश को रक्षा क्षेत्र में मजबूती प्रदान करने के उद्देश्य से रक्षा साजो सामान की तीसरी सूची 1 सप्ताह के भीतर जारी कर दी जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने आत्मनिर्भरता बढ़ाने के उद्देश्य से रक्षा क्षेत्र में घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं, जिनमें प्रत्यक्ष विदेशी निवेश बढ़ाना, रक्षा अनुसंधान विकास संगठन से प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण शामिल है। हैदराबाद में चेतक हेलीकॉप्टर के हीरक जयंती समारोह में रक्षा मंत्री ने भारत को विश्व गुरु बनाने के लिए 10 टन भारतीय मल्टी रोल हेलीकॉप्टर के डिजाइन विकसित करने पर ध्यान देने की आवश्यकता पर जोर दिया। भारतीय जनता पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने असम, नागालैंड और मणिपुर के प्रमुख इलाकों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम अफ्स्पा को वापस लिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को क्रांतिकारी बताया है। उन्होंने कहा कि अफ्स्पा को वापस लिए जाने का मतलब है कि उन क्षेत्रों में शांति बहाल हो गई है। नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री रिजिजू ने कहा कि कुछ क्षेत्रों में अभी भी अधिनियम के प्रावधान लागू हैं, उनमें भी स्थिति सामान्य होने पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम को हटा लिया जाएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार पूर्वोत्तर और पूर्व की ओर देखो नीति को महत्व दे रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल गुजरात की 3 दिन की यात्रा पर कल शाम अहमदाबाद पहुंचे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान भी उनके साथ गए हैं। दोनों नेता आज सवेरे साबरमती गांधी आश्रम गए। अहमदाबाद में तिरंगा यात्रा के अलावा दोनों नेताओं का पार्टी कार्यकर्ताओं और कुछ समुदाय के नेताओं के साथ बैठकें करने का भी कार्यक्रम है। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में पर्यटन को बहाल करने के लिए प्रदेश सरकार हर संभव प्रयास कर रही है। कोविड के कारण लॉकडाउन के दौरान प्रदेश में पर्यटकों के आने की संख्या काफी कम हो गई है। प्रसिद्ध बंदरगाह पुल के ढहने से भी पर्यटन उद्योग में कमी आई। केंद्र सरकार ने पुल के पुनर्निर्माण के लिए हर संभव सहायता देने को कहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुदुचेरी को हर क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ बनाने का प्रदेशवासियों को आश्वासन दिया। आकाशवाणी से आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू हो रहा है। इसका उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों की सहायता करना है। क्या आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं? ऑल इंडिया रेडियो के नए प्रोग्राम अभ्यास में हमारे विशेषज्ञ आपके सवालों का देंगे जवाब। शनिवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। इस बार का विषय है इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। आप इससे जुड़े सवाल व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या सवाल ईमेल भी कर सकते हैं abhyas.airnews@gmail.com पर।
भारतीय संविधान और राजनीति विषय पर आपके प्रश्न हमें 5 अप्रैल तक मिल जाने चाहिए। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। इस कार्यक्रम को ट्विटर @AIR न्यूज अलर्ट्स पर या फिर AIR न्यूज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी सुना जा सकता है। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधि मंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बिहार में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच यात्री रेल सेवा का उद्घाटन किया। नेपाल में रूपे कार्ड सेवा का भी आरंभ किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता आएगी और आपूर्ति श्रृंखला को निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दी मोहम्मदोव के साथ अशगाबाद में द्विपक्षीय वार्ता की। आज चैत्र शुक्लादि तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादी तथा मराठी नववर्ष गुड़ी पड़वा मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू हो रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन के बाद आपातकाल घोषित। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। आईपीएल क्रिकेट में आज नवी मुंबई में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से और पुणे में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। आज से भारतीय नववर्ष शुरू हो गया है। इसे विक्रम संवत या नव संवत्सर कहते हैं। ये चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से शुरू होता है। आज से ही नवरात्र शुरू हो रहे हैं। देश के विभिन्न भागों में नववर्ष को अलग अलग नामों से जाना जाता है। तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में नववर्ष को उगादी के रूप में मनाया जाता है। अन्य राज्यों में इसे नवरेह, चेटीचंड, चित्रय तिरुविजा, साजिबू चिरोबा कहा जाता है। महाराष्ट्र में नववर्ष को गुड़ी पाड़वा के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने इस पावन अवसर पर देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि ये त्योहार हमारी सांस्कृतिक और सामाजिक एकता को मजबूत करते हैं। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने अपने संदेश में कहा कि ये सभी त्योहार हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और अंतर्निहित एकता को दर्शाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि शक्ति की उपासना का पर्व नवरात्रि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करेगा। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी समाचार के साथ एक राष्ट्र का उदय। भारत का गौरवशाली स्वतंत्रता संग्राम आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी समाचार प्रत्येक दिन आपके लिए इस महान संघर्ष गाथा की एक झलक प्रस्तुत करता है। वर्ष 1870 में आज ही के दिन यानी 2 अप्रैल को पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना की गई थी। पूना सार्वजनिक सभा एक सामाजिक राजनीतिक संगठन था जिसका उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक मध्यस्थ संस्था के रूप में काम करना और भारतीयों को उनके वैधानिक अधिकारों से अवगत कराना था। महादेव गोविंद रानाडे, भवन राव श्रीनिवास राव पंत प्रतिनिधि, गणेश वासुदेव जोशी और एसएच चिपलुंकर ने 1867 में इसका गठन किया था। इस सभा के अन्य महत्वपूर्ण सदस्यों में एम कुंटे, विष्णु एम भिडे, बाल गंगाधर तिलक और गोपाल हरि देशमुख शामिल थे। सार्वजनिक सभा एक ऐसा संगठन था जो क्षेत्र के लोगों का प्रतिनिधि था। इसलिए इसके पहले 95 सदस्य 6000 लोगों के बीच में से चुने गए थे। ये सदस्य ज्यादातर समाज के शिक्षित मध्य वर्ग के थे, जिसमें वकील, शिक्षक, पत्रकार तथा न्यायिक और शैक्षणिक विभागों के सरकारी कर्मचारी शामिल थे। अधिकांश सदस्यों के ऊपरी मध्य वर्ग से होने के बावजूद सभा की सदस्यता सभी जाति और वर्ग के लोगों के लिए खुली थी।
सार्वजनिक सभा का उद्देश्य सरकार और लोगों के बीच एक संपर्क सूत्र के रूप में काम करना था। इस संगठन ने व्याख्यान, भ्रमणों और बैठकों का आयोजन किया और लोगों में राष्ट्रीय गौरव की भावना भरने का प्रयास किया। इसने अकाल के दौरान राहत कार्य का भी संचालन किया। सभा ने स्वदेशी को बढ़ावा दिया और 1877 में अपने सदस्य गणेश वासुदेव जोशी को हाथ से बुने खादी वस्त्रों में दिल्ली दरबार भेजा। दरबार में जोशी ने एक उद्धरण पढ़ा जिसमें ब्रिटेन की महारानी से भारतीयों को भी ब्रिटिश नागरिकों की तरह समान राजनीतिक और सामाजिक दर्जा देने की मांग की गई थी। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में बाल गंगाधर तिलक सहित राष्ट्रीय महत्व के कई नेता पुनः सार्वजनिक सभा की ही देन थे। 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना होने तक इस सभा ने एक प्रमुख राजनीतिक संगठन के रूप में सेवा की। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में 2 अप्रैल का दिन विशेष महत्व रखता है। 1942 में इसी दिन कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया था। द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग समर्थन के लिए संवैधानिक प्रस्तावों के साथ 22 मार्च 1942 को क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। दक्षिण पूर्व एशिया में ब्रिटेन की हार के कारण भारत पर जापान के हमले की धमकी अब वास्तविकता में बदलती लग रही थी और ऐसे में भारत का समर्थन महत्वपूर्ण हो गया था। मित्र राष्ट्रों से भी ब्रिटेन पर दबाव था कि वो भारत का समर्थन प्राप्त करे। भारतीय राष्ट्रवादी नेता एक शर्त पर ब्रिटेन के समर्थन के लिए तैयार थे कि सत्ता तुरंत हस्तांतरित कर दी जाए और दूसरे विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद पूर्ण स्वतंत्रता प्रदान कर दी जाए। कैबिनेट मिशन के मुख्य प्रस्ताव थे स्वतंत्र उपनिवेश के दर्जे के साथ भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी और विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद नया संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन होगा। इस सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व के आधार पर आंशिक रूप से प्रांतीय विधानसभाओं से निर्वाचित किए जाएंगे और आंशिक रूप से रियासतों के नरेशों द्वारा मनोनीत किए जाएंगे। इस प्रकार सभी सदस्य भारतीय होंगे। ब्रिटिश सरकार ने भी एक उपनियम लगाया कि वो इस शर्त पर नए संविधान को स्वीकार करेगी कि जो प्रांत संघ में शामिल नहीं होना चाहते हैं उनका अलग संविधान होगा और वे अलग संघ बना सकेंगे। मुस्लिम लीग ने एकल भारतीय संघ के विचार की आलोचना की। कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता के प्रावधान के बदले स्वतंत्र उपनिवेश के प्रस्ताव पर आपत्ति की। राष्ट्रवादी नेताओं ने भी प्रांतों के अलग होने के अधिकार के विचार को खारिज कर दिया क्योंकि ये राष्ट्रीय एकता के सिद्धांत के विरुद्ध होता। अन्य समूहों ने भी प्रांतों के अलग हो सकने के अधिकार पर आपत्ति की। बातचीत में आए इस व्यवधान ने भारत छोड़ो आंदोलन को जन्म दिया, जो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में अंतिम कील साबित हुआ। आकाशवाणी समाचार के साथ आजादी का सफर की ये कड़ी अब यहीं संपन्न होती है। कल फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। आज का संस्कृति संदेश समर्पित है सुविख्यात शास्त्रीय गायक बड़े गुलाम अली खां साहब को। 20वीं सदी के तानसेन के नाम से प्रसिद्ध बड़े गुलाम अली खां भारत के महान शास्त्रीय गायकों में से एक थे। वे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के पटियाला घराने के गायक थे। उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का जन्म पाकिस्तानी पंजाब में लाहौर के पास गांव केसूर में 2 अप्रैल 1902 को हुआ था। खां साहब ने अपने संगीत करियर की शुरुआत सारंगी वादन से की। बाद में उन्होंने अपने पिता अली बख्श खां, चाचा काले खां और बाबा शिंदे खां से संगीत के गुर सीखे। 1919 के लाहौर संगीत सम्मेलन में बड़े गुलाम अली खां ने अपनी कला का पहली बार सार्वजनिक प्रदर्शन किया।
1947 में जब भारत का बंटवारा हुआ तो उस्ताद बड़े गुलाम अली खां लाहौर चले गए, लेकिन उनका मन नहीं रमा और वे वापस भारत आ गए। वे अपने ख्याल गायन में ध्रुपद, ग्वालियर घराने और जयपुर घराने की शैलियों का खूबसूरती से संयोजन करते थे। खां साहब फिल्मों के लिए नहीं गाते थे, लेकिन बाद में एक समय ऐसा भी आया जब वे मुगल आजम के लिए गाने को तैयार हो गए। 1962 में उनको संगीत नाटक अकादमी अवार्ड मिला और बाद में 1962 में ही उन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 25 अप्रैल 1968 को खां साहब ने दुनिया को अलविदा कह दिया। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने जुलाई में होने वाली शतरंज ओलंपियाड के लिए अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ के अध्यक्ष अकार्डी वोर्कोविच और भारतीय शतरंज महासंघ के अधिकारियों के साथ चर्चा की। श्री ठाकुर ने एक ट्वीट में कहा कि महासंघ ने शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी आधिकारिक रूप से भारत को सौंपी है। आईपीएल क्रिकेट टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेले जाएंगे। पहले मुकाबले में नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना राजस्थान रॉयल्स से होगा। ये मैच दिन में 3:30 बजे शुरू होगा। दूसरे मुकाबले में शाम 7:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में गुजरात टाइटंस का सामना दिल्ली कैपिटल्स से होगा। भारत की पुरुष हॉकी टीम आज और कल भुवनेश्वर के कलिंग हॉकी स्टेडियम में FIH हॉकी प्रो लीग मैच इंग्लैंड के साथ खेलेगी। आज का मैच शाम 7:30 बजे से शुरू होगा, जबकि दूसरा मैच भी कल 7:30 बजे ही खेला जाएगा। वर्तमान में FIH हॉकी प्रो लीग अंक तालिका में भारत 8 मैचों में 5 जीत और 3 हार के साथ दूसरे स्थान पर है। इंग्लैंड ने प्रो लीग में अब तक 4 मैचों में 2 जीत और 2 हार दर्ज की हैं। आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। ऑटिज्म रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने और इस विकार से पीड़ित लोगों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से यह दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष का विषय है सभी के लिए समावेशी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा। खामोशी के कागज पे बचपन की बातें लिखना। ऑटिज्म एक मानसिक विकार है जिसमें रोगी बचपन से ही परिवार, समाज और बाहरी माहौल से जुड़ने की क्षमताओं को गवा देता है। कई सारी फिल्मों ने भी ऑटिज्म पर काम किया है, जिसमें शाहरुख खान की फिल्म माय नेम इज खान और आमिर खान की तारे जमीन पर ऋतिक रोशन की कोई मिल गया शामिल है। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स नई दिल्ली के बाल रोग विभाग की न्यूरोलॉजी प्रमुख डॉक्टर शेफाली गुलाटी ने आकाशवाणी को बताया कि अगर बच्चा आंखें मिलाकर बात नहीं कर रहा या फिर एकांत में रहने के साथ साथ बोलने में भी दिक्कत महसूस करता है तो अभिभावकों को सतर्क रहने की जरूरत है। ये बच्चों में आई कांटेक्ट नहीं होता है, आंख से आंख मिलाना जनरली पसंद नहीं करते हैं और कभी आप इनको बुलाएंगे तो ये कई बार नहीं आपकी बात सुनेंगे, जैसे प्रिटेंड टू बी डेफ। हाइपर एक्टिव रहते हैं, ज्यादा चंचल रहते हैं कई बच्चे। हमारे को ये देखना है कि इनको अर्ली आइडेंटिफाई करना है, इनको इंटरवेंशन देना है और कोशिश करना है कि इनको सिखाएं सब कुछ ताकि उनका मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सके। और अब मौसम। दिल्ली और मुंबई में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। चेन्नई और कोलकाता में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। जम्मू, श्रीनगर, लेह और गिलगित में आमतौर पर आसमान साफ रहेगा। मुजफ्फराबाद में आंशिक रूप से बादल छा सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के बीच आज नई दिल्ली में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। दोनों पक्षों ने 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए। दोनों नेताओं ने संयुक्त रूप से बिहार में जयनगर और नेपाल में कुर्था के बीच यात्री रेल सेवा का उद्घाटन किया। नेपाल में रुपे कार्ड सेवा का भी आरंभ किया गया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आर्थिक सहयोग तथा व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, इससे हिंद प्रशांत क्षेत्र में स्थिरता आएगी और आपूर्ति श्रृंखला को
निरंतर बनाए रखने में मदद मिलेगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बर्दी मोहम्मदोव के साथ अशगाबाद में द्विपक्षीय वार्ता की। आज चैत्र शुक्लादि तेलुगु और कन्नड़ नववर्ष उगादि और मराठी नववर्ष गुड़ी पाड़वा मनाया जा रहा है। आकाशवाणी से आज से प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए नया साप्ताहिक संवाद कार्यक्रम अभ्यास शुरू हो रहा है। श्रीलंका में राष्ट्रपति भवन पर सैकड़ों लोगों के प्रदर्शन के बाद आपात स्थिति घोषित और आज विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।